माउंटेनियरिंग की फील्ड में सर 99% लोगों का ड्रीम होता है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। माता पिता ने रोका नहीं कुछ कि ये डेंजरस है, क्यों जा रही हो, ऐसा कुछ? एक डर तो घर मतलब फैमिली में होता ही है। जैसे मैं वहाँ गई थी बेस कैंप से, जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी 0 है, तो 4 से 6 दिन कोई कांटेक्ट नहीं होगा उन लोगों के साथ। तो उनको बता के जाना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है, बाय गॉड ग्रेस जो भी होगा एक्सेप्ट कर लेना, मैं जा रही हूँ, बस भगवान से दुआ करना कि सेफली वापस नीचे आऊँ। 12 आवर्स तक लगातार तुम दौड़ती रही? हाँ सर, लगातार बिना कोई ब्रेक के? खाना पीना कुछ नहीं? नहीं सर, पानी मतलब मैं मेरी छोटी बोतल वाटर बोतल हाथ में लेके दौड़ते मगर वो दौड़ते दौड़ते हाँ, पानी पिया आपने? हाँ। तो कोई रिकॉर्ड भी बना होगा फिर तो ये? हाँ सर, एक रिकॉर्ड बना था, यंगेस्ट गर्ल, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट गर्ल टू रन कंटिन्यूअसली फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स आपने रन किया? हाँ जी। ये जस्ट माउंट एवरेस्ट से पहले की बात है? हाँ जी सर। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बहुत ही बहादुर लड़की मौजूद है जिन्होंने पिछले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। सो प्लीज़ वेलकम निशा कुमारी ऑन आवर शो। हेलो निशा, हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया सर। सो निशा, ये जर्नी कैसे चालू हुई? ये पहाड़ों के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, ये जो खतरों से खेलने का जो तुम्हारा प्यार है, ये कैसे शुरू हुआ? किस उम्र में शुरू हुआ? किस चीज़ ने तुम्हें इंस्पायर किया? सर, मैं मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे। एमएस यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था परामर्श, उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगाई गई थी। तो वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जब मैंने की तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया। मैंने वहाँ से मेरे जो कोच हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनको पूछा कि इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना हो तो कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप 1-2 बार कैंप्स में आओ एज अ वॉलंटियर, उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। वहाँ से मैंने चालू किया, एज अ वॉलंटियर जाना चालू किया। धीरे धीरे मैं एज अ लीडर जाने लगी, ट्रैक लीड करने लगी, मनाली, नैनीताल। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने फुल टाइम इसमें एडवेंचर फील्ड में अपना जो मेरा आगे की लाइफ को उसमें पूरी तरह डाल दिया। एडवेंचर फील्ड में मैं ईयर में 7 to 8 मंथ्स माउंटेन्स में रहने लगी। मुझे तो बहुत उस समय क्या एज अ गाइड आप काम कर रहे थे? तो इनकम का सोर्स कैसे रहता था उस टाइम पे? सर, मैं एज अ गाइड जाती थी, ग्रुप्स लेके जाती थी। समर वेकेशंस में स्टूडेंट ग्रुप्स जाते थे, फैमिली ग्रुप्स जाते हैं, फिर कंपनीज जो आती हैं उन लोगों को ग्रुप्स लेके जाने होते हैं। उनकी कंपनी को पूरी को एक मीटिंग्स और साथ में एडवेंचर करने के लिए ट्रैकिंग है, वैसे ग्रुप्स लेके जाती थी। सो दिस इज हाउ यू यूज्ड टू बी। तो ऐसा आपने कब तक किया? ये एज अ गाइड आप कितने समय तक रहे? सर, 1 साल में एज अ गाइड जाने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फुल्ली इसमें इन्वॉल्व हो गई और मैंने इसके कोर्सेज, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कश्मीर से किया मैंने जी। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्मी के अंडर में कोर्स होता है। बेसिक कोर्स वहाँ से किया, फिर एडवांस कोर्स जो किया माउंटेनियरिंग का वो मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से किया। ओके। फिर मैंने बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, हमारा गुजरात की एक संस्था है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग माउंट आबू में, वहाँ से किया। उसके बाद स्कीइंग का कोर्स किया मैंने लास्ट ईयर ही, बेसिक स्कीइंग कोर्स। स्टेबिलिटी और थोड़ा हमारा जो बैलेंसिंग है वो सब सीखने के लिए स्कीइंग का कोर्स किया मैंने। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया इस फील्ड का, वैसे वैसे कोर्सेज करने शुरू किए, इस फील्ड में आगे बढ़ना शुरू किया। तो कितने समय चले ये कोर्सेज? लगभग कितने समय तक ये कोर्सेज आपने किए थे? सर, एक कोर्स लगभग 1 महीने का होता है, 28 डेज। हाँ, तो फिर वो कोर्सेज कुछ जैसे रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स है वो 10 डेज का होता है, बेसिक कोर्स 28 डेज का होता है, एडवांस कोर्स 28 डेज का होता है, रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स 10 डेज का होता है, स्कीइंग का कोर्स 15 डेज का होता है जी। तो अलग अलग ईयर में मैंने बेसिक कोर्स किया, उसके बाद एक माउंटेन क्लाइंब किया मैंने, फिर एडवांस कोर्स किया, उसके बाद मैंने 2 से 3 माउंटेन्स क्लाइंब किए,
ओके सबसे पहले मैंने फ्रेंडशिप पीक क्लाइम किया जिसका हाइट है 5370 मीटर्स। उसके बाद मैंने माउंट सतोपंत क्लाइम किया, उसका हाइट है 7000 मीटर्स। 7000 मीटर्स, लगभग 1/4 माउंट एवरेस्ट का 1/4 करीब हुआ ना? नहीं सर, मतलब माउंट एवरेस्ट से तो 2000 मीटर ही कम हुआ, 1800 मीटर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट मीटर्स में 8000 मीटर्स है क्या? 8849 मीटर्स। ओके ओके। तो उसके बाद मैंने माउंट नून क्लाइम किया, उसका हाइट है 7100 मीटर्स। उसके बाद मैंने माउंट मनालसू क्लाइम किया, वो 8000ers में काउंट होता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 8000ers है, उसमें से 8th नंबर पे माउंट मनालसू आता है। तो इतने सारे आपने पहले ही कवर कर लिए थे? हाँ सर, वो अपनी बॉडी को चेक करने के लिए कि हम किस ऑल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमें उसमें कैसे ढलना है, अपनी बॉडी को कैसे ढालना है उस ऑल्टीट्यूड पे, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए और अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए, खुद को रेडी करने के लिए छोटे माउंटेन्स से स्टार्ट करके बड़े माउंटेन्स पे गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर वो रेजिलियंस पैदा की जाती है पहले, ये नहीं कि आप सीधा ही डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, ऐसा नहीं होता होगा? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ऐसी आती हैं जिनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ भी होती है, काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे लाइक हमारे जो लंग्स है उसमें पानी भर जाता है, पल्मनरी एडिमा बोलते हैं उसको, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मनरी एडिमा, हैपो। ओके। और वैसे ही सेरेब्रल एडिमा होता है, जैसे हमारे ब्रेन में फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। ओके। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम लोग उन सब से पहले से उन सब के लिए रेडी नहीं होते। हमने उतने हाई ऑल्टीट्यूड तक, माउंट एवरेस्ट जितना नहीं जाते, लेकिन 7000 मीटर्स मिनिमम हमारा कवर होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि 7000 मीटर्स तक हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और उससे ऊपर का जो वेदर है वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या चेंजेस आप देखते हो जब जैसे आपने 7000 मीटर्स तक गए, माउंट एवरेस्ट पे हम लोग आते हैं, उससे पहले जो आपने किए, तो क्या क्या आपने एडेप्टेशन देखे अपने अंदर? ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रेशर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो क्या आप अडेप्ट करते थे? जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एक्लेमेटाइजेशन उस हिसाब से करना पड़ता है। 3000 मीटर्स पे एक नाइट हमें उस ऑल्टीट्यूड पे रुकना पड़ता है। 4000 मीटर जाते हैं तो 1 नाइट एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। 5000 मीटर्स की हाइट जब हम गेन करते हैं तो 2 नाइट्स हमें उस वेदर में, उसी एरिया में हमें रहना होता है, ताकि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर, उस एयर प्रेशर और उतने लो ऑक्सीजन में सेट हो जाए। तो ऐसे करके 5000 मीटर्स तक, फिर 6000 मीटर्स में उसके अलग रूल्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग हर एक माउंटेन पे जब भी जाते हैं तो उसके कैंप्स होते हैं। बेस कैंप पे 1 दिन एक्लेमेटाइज करना, 2 दिन एक्लेमेटाइज करना, फिर बेस कैंप से कैंप 1 जाना। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट कैंप 1 जाके ऊपर चले जाते हैं, पहले कैंप 1 जाते हैं, कैंप 1 से वापस बेस कैंप आते हैं, फिर वापस बेस कैंप से कैंप 1 जाते हैं, कैंप 1 से कैंप 2 जाते हैं, फिर कैंप 2 से सीधा बेस कैंप आते हैं, ताकि हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए उतने उस वेदर के लिए। पूरा वो ट्यूनिंग पहले करनी पड़ती है। हाँ जी। कंप्लीट ट्यूनिंग। तो ऐसा कितनी बार आपको करना पड़ता है? मतलब कि एक बार अगर आप एक 7000 पे जाके आए वो इनफ है, या फिर इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा बार आप लोगों को रिपीट करना पड़ता है? अच्छा, जितनी भी बार आप क्लाइम करोगे यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। हाँ जी इट डजंट मैटर आप पहले कितनी बार कर चुके हो। सर, अगर हम बैक टू बैक कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर कोई 6000 अभी क्लाइम किया या 7000 मीटर्स का अभी पीक क्लाइम किया, और उसके जस्ट बैक में, मतलब कुछ ही दिनों में मुझे अगर 8000 मीटर्स पे जाना है, तो 7000 मीटर्स अगर मैंने क्लाइम किया तो 8000 मीटर्स में मुझे एक्लेमेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी उस उतने हाई ऑल्टीट्यूड के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन हम वेदर जो होता है, 2 ही टाइम हिमालयाज़ में क्लाइम होता है, एक प्री मानसून, एक पोस्ट मानसून। ओके। तो प्री मानसून क्लाइम करते हैं और पोस्ट मानसून क्लाइम करते हैं, उसमें 2 महीने का गैप आता है। अब 2 महीने अगर हम सी लेवल पे हैं तो वापस ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए हमें वापस से उतना करना पड़ता है। सो इतना सारा ट्रेनिंग किया, अपनी बॉडी को आपने अडेप्ट किया, और अब आपकी फिर शुरुआत हुई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की। हाँ जी। ये ख्याल कब आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट विन करना है, और क्यों आया?
सर 2018 में ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि अभी जो फील्ड चूज़ की है तो उसमें कुछ बड़ा अचीव करना है। ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि मेरा पहले से ही एक ड्रीम है कि मैं जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशली स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे लेके आऊँ और एक गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस की टीम बनाऊँ, ताकि वो हर एक जगह स्पेशली गांव वाली जगहों पे जाके, गाँव में जाके गर्ल्स को थोड़ा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सके, उनको मोटिवेट कर सके इन सब चीज़ों के लिए कि अगर उनके अगेंस्ट कोई हरासमेंट कर रहा है तो वो अपने खुद से किसी पे डिपेंड ना हो, खुद से उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर सके। तो वैसे मुझे एक NGO बनाना है जिसमें मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग दूँ, स्पोर्ट्स के लिए आगे मोटिवेट करूँ। मैं पहले जब स्कूल्स में जाती थी, बात करती थी स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करती थी, तो मेरे ऊपर एक सवाल आता था कि तुमने क्या किया है। एक बार स्ट्राइक हुआ था 2017 में, ऐसा हुआ था, तो 2018 में ये चीज़ स्ट्राइक हुई मुझे बहुत शार्पली कि कुछ बड़ा अचीव करते हैं अपनी ही फील्ड में। अगर मैंने अभी माउंटेनियरिंग फील्ड ली है तो माउंटेनियरिंग की फील्ड में ही कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो मेरा ड्रीम है मैं उसको पूरा एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। ओके, तब मैंने सोचा था कि हमारी फील्ड का जो बेस्ट है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबसे बेस्ट है, सबसे ट्रैकिंग टॉप का सर वही है। नंबर 1 ड्रीम है ये, जो हाँ, भी हाँ। इस फील्ड में है उनका। हाँ, माउंटेनियरिंग की फील्ड में सर 99% लोगों का ड्रीम होता है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। अच्छा, जब आप शुरू कर रहे थे कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो पेरेंट्स की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस नहीं आया? माता पिता ने रोका नहीं कुछ कि ये डेंजरस है, क्यों जा रही हो, ऐसा कुछ? इनिशियल लेवल पे मेरी मदर को भी बहुत डर लगा था, फैमिली वालों को थोड़ा डर लगा था, क्योंकि इसके पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बता देने पड़ते हैं पहले से घर पे कि हम माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या मतलब सिचुएशंस आ सकती हैं। तो इनिशियली उनको भी डर लगा था, बट धीरे धीरे उन्होंने फुल मतलब सपोर्ट वो पहले भी करते थे बट डरते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने मेरा जो बिहेवियर था वो देखना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस देखना शुरू किया, तो उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने मुझे 100 की जगह 200% सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लवली। सो माउंट एवरेस्ट के टाइम भी दे सपोर्टेड यू कि जा करके आ। हाँ जी, हाँ जी। मगर डर तो लग रहा होगा उन्हें काफी। एक डर तो घर मतलब फैमिली में होता ही है। जैसे मैं वहाँ गई थी बेस कैंप से, जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी 0 है, तो 4 से 6 दिन कोई कांटेक्ट नहीं होगा उन लोगों के साथ। तो उनको बता के जाना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है, बाय गॉड ग्रेस जो भी होगा एक्सेप्ट कर लेना, मैं जा रही हूँ, बस भगवान से दुआ करना कि सेफली वापस नीचे आऊँ। मतलब ये 5-6 दिन तो पेरेंट्स के लिए बहुत खतरनाक होते होंगे। हाँ सर, बहुत टफ होते हैं। ऐसा बोल के गए हो तो और भी ज़्यादा डर लगता है। तो माउंट एवरेस्ट की जर्नी पूरी आप मुझे समझाएं ज़रा। आई थिंक काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे इसे जानने में, कैसे शुरू होती है, पहला स्टॉप कहाँ आता है, पूरा क्या तरीका होता है? सर माउंट एवरेस्ट के लिए सबसे पहले फिजिकली तो फुल्ली प्रिपेयर होना ही पड़ता है, उसके साथ मेंटली भी उतना ही प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे आप फिजिकली पूरी तरह थक जाते हो, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी होती है कि हम इतने आवर्स तक ही वर्क कर सकते हैं, उसके बाद बॉडी भी काम करना बंद करती है, तब हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काम आती है। तो फिजिकली के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए मैंने रनिंग करनी शुरू की, रनिंग 12 आवर्स, वो भी एक छोटे से ग्राउंड पे 300 मीटर्स के ग्राउंड पे की। 12 आवर्स कंटिन्यू, 12 मतलब एक छोटे 300 मीटर के ग्राउंड पे राउंड 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 दौड़ते रहना। 12 आवर्स तक लगातार तुम दौड़ती रही? हाँ सर, लगातार बिना कोई ब्रेक के? खाना हाँ पीना सर। कुछ नहीं? नहीं सर, पानी मतलब मैं मेरी छोटी बोतल, वाटर बोतल वो हाथ में लेके ही, दौड़ती मगर वो रहती थी। दौड़ते दौड़ते ही हाँ। पानी पिया आपने? हाँ तो कोई रिकॉर्ड भी बना होगा फिर तो ये? हाँ सर, एक रिकॉर्ड बना था, यंगेस्ट गर्ल, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट गर्ल टू रन कंटिन्यूअसली फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स आपने रन किया? हाँ जी। ये जस्ट माउंट एवरेस्ट से पहले की बात है? हाँ जी सर। लवली। और 6 आवर्स जैसे कंप्लीट होते हैं तो मेरे को थोड़ी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है, बॉडी में टॉर्नेस आनी शुरू होती है, तो 6 आवर्स के बाद एक 5 से 10 मिनट का स्ट्रेचिंग सेशन लेके फिर वापस दौड़ना शुरू। तो माइंड को कैसे समझाते हो उसके अंदर, क्योंकि शरीर भी थक रहा है, आपने कहा माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। 6 घंटा तो बहुत बड़ी बात होगी। लोग आजकल 30-35-45 मिनट कार्डियो के लिए ट्रेडमिल पे भी दौड़े हैं, तो 45 मिनट बाद ऐसा लगता है कि भाई अब ख़त्म हो जाए तो ठीक रहे। तो कैसे अपने मन को क्या समझाती हो, क्या अंदर आवाज़ चलती है, क्या बात चलती है अंदर, वो थोड़ा सा बताओ कि इनसाइड द माइंड व्हाट इज़ हैपनिंग।
सर जो मेरा ड्रीम था, मेरे दिमाग में बस वही चलता था कि वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए तो कुछ भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे पहुँचना है, टॉप पे पहुँचना है, उतने टफ सिचुएशंस को अगर पार करना है तो ये कुछ भी नहीं है। बस ये एक ही बात चलती थी ये एक और ही बात बस चलती थी सर। दैट्स इट। हाँ जी तो सर। कभी कुछ ऐसा मन करता है कि गिव अप करने का मन, कि अभी तो बहुत हो गया, क्यों कर रही हूँ, क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन चालू होता है कभी? सर मैं खुद को कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट के मूड में वो सब काम करती हूँ तो बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे मतलब मेरे को उन सब चीज़ों से रनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कंटिन्यूअसली और सोलो अकेले दौड़ सकती हूँ, तो मुझे उन सब चीज़ों से बोर नहीं होता, मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एंजॉय करते हो, उस चीज़ में आप कभी भी ऐसा आप डिमोटिवेट नहीं होते। खेल हो गया आपके लिए, जैसे हाँ सर। टेस्ट मैच में बॉलर बॉलिंग करता रहता है, क्रिकेटर जो होता है बैट्समैन बैटिंग करता रहता है, लेकिन थकता नहीं है। बट फिर भी उनको बीच बीच में रेस्ट तो मिलता है, लेकिन 12 घंटे तक लगातार दौड़ते रहना, इसमें तो शरीर एक्चुअली बहुत जवाब दे सकता है। तो कोई दर्द हो या कोई क्रैम्प आए, ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को समझाते हो आप? सर अगेन वही ड्रीम। बॉडी को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना पड़ता है, कि अगर बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू होती है तो क्रैम्प्स आना भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए बॉडी को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। तो हाइड्रेशन के लिए वाटर तो होता है, सिंपल वाटर, उसके साथ हाइड्रेशन टैबलेट्स होते हैं जो पानी में हम लोग फास्ट एंड अप के पानी में डाल के पीते हैं। कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है, वो सब वेराइटीज़ वहाँ पे रखती हूँ कि एक टेस्ट अगर चेंज करना है तो दूसरी चीज़, तो वैसे करके मैं खुद की बॉडी को इतना हाइड्रेट और सॉल्ट्स की कमी बॉडी में नहीं होने देनी जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। कोई टेक्निक भी होती होगी, इज देयर ए टेक्निक एज वेल, कि कोई स्पीड को मैनेज करके चलना है, या जैसे कई मैराथन में अलग टेक्निक होती है, 100 मीटर की अलग टेक्निक होती है, तो इज देयर एनी टेक्निक एज वेल दैट यू यूज़? सर मैं मेरे लिए एक टेक्निक यूज़ करती हूँ कि इनिशियली के 4 आवर्स जो है, 3 to 4 आवर्स जितना मैक्सिमम मेरे से रनिंग किया जाता है मैं फुल्ली उसको कवर कर लेती हूँ। बीच के 3 to 4 आवर्स जो है उसमें मैं नॉर्मल जॉगिंग जैसा करती हूँ, और लास्ट के 3 to 4 आवर्स मैं वापस फुल रनिंग करती हूँ, जितना स्ट्रेच होता है उतना स्ट्रेच कर देती हूँ। लास्ट का जो 1 आवर है उसमें तो फिर देखना नहीं है क्या है, फुल्ली दौड़ देना है। 1 आवर तक लगातार तेजी से, तो हार्ट बीट कहाँ पहुँच जाती है? 189 तक चली जाती है। बट प्रैक्टिस से वो इतनी हाई नहीं जाती है, इतना लॉन्ग करने पे थोड़ी हाई जाती है लास्ट में, लेकिन जब मैंने पहले से प्रैक्टिस की होती है, अब मैं पहले डायरेक्टली 12 आवर्स पे नहीं गई थी सर, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, 5, 10, 15, 21, फिर 40, और उसके बाद मैं 12 आवर्स पे गई थी। जब 40 किलोमीटर्स मैंने किया 6 आवर्स में, तो उसके बाद मैं वहाँ पे गई थी कि अब मुझे 12 आवर्स के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं 12 आवर्स दौड़ सकती हूँ। तो कितना किलोमीटर रन किया उसमें आपने 12 आवर्स में? हाउ मेनी किलोमीटर? 75 किलोमीटर, 75.65 किलोमीटर। 75.65 किलोमीटर आपने उसमें कवर किया। हाँ जी सर। तो कभी कोई मैराथन में भी दौड़ने का विचार है, या दौड़ चुकी है ऑलरेडी? मैराथन भी दौड़ा है? हाँ सर, मैराथन्स भी दौड़े हैं, नाइट अल्ट्रा भी दौड़ा है, जिसमें अडानी में होता है ADR नाइट अल्ट्रा, वो 12 घंटे की भी होती है, 4 घंटे की भी होती है, 6 घंटे की भी होती है। तो मैंने 12 घंटे की 2 बार ADR नाइट अल्ट्रा में रनिंग किया है। उसके अलावा सोलो मैंने बहुत सारे किए, और सोलो में ही मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया था। सो कमिंग बैक टू माउंट एवरेस्ट, अब आप चालू किया आप लोगों ने कि अब चढ़ाई चालू हो चुकी है, तो पहला स्टॉप कहाँ आता है? बेस कैंप पे होता है पहला स्टॉप? नहीं सर, पहला स्टॉप बेस कैंप पे नहीं होता। हमारी जो जर्नी होती है वो काठमांडू से स्टार्ट होती है। सबसे मेन चीज़ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब एकदम हाई क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि वही हमारे लाइफ सेविंग्स होते हैं ऊपर। राइट। इतने हार्ड टेम्परेचर में, इतने लो टेम्परेचर में हमारे लाइफ सेविंग्स हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो काठमांडू में सब इक्विपमेंट्स परचेज किए जाते हैं। काठमांडू से हम लोग जाते हैं बाय हेलीकॉप्टर और बाय एरोप्लेन लुकला। हाँ, और जो हमारी क्लाइंबिंग की जर्नी जो शुरू होती है वो लुकला से शुरू होती है। तो लुकला से बेस कैंप जाने में 8 दिन लगते हैं। लुकला 2000 मीटर्स की हाइट पे है। लुकला से हम लोग पहले जाते हैं पाखडिंग में नाइट स्टे करते हैं। पाखडिंग से नामचे बाज़ार 3000 मीटर्स की हाइट पे हम लोग पहुंच गए। तो 3000 मीटर्स की हाइट पे एक दिन नाइट स्टे एक्स्ट्रा करना होता है। आज पहुंचे हैं तो आज तो रुकेंगे ही, कल भी हमें वहीं पे रुकना है, ताकि हमारी बॉडी 3000 मीटर्स के लिए रेडी हो जाए, एक्लेमेटाइज हो जाए। फिर वहाँ से दीवबोचे,
डिंगबोचे 4000 मीटर्स की हाइट पे आता है। तो 4000 मीटर्स की हाइट पे पहुंच के फिर से हमें एक नाइट एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे करना होता है। डिंगबोचे से लोबोचे से फिर हम 8th डे पहुंचते हैं बेस कैंप पे। 8 दिन लगते हैं बेस कैंप तक जाने। बट बेस कैंप तक मैंने देखा है कि लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में जो होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स बेस कैंप तक जाके आए हैं, जबकि वो रेगुलर इतने कई उसमें से ट्रैकर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेस कैंप तक तो वो जा कर के आए हैं। सर फिजिकल फिटनेस और आपके साथ जो गाइड है उसकी अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेते हो तो आप अच्छे से क्लाइंब कर सकते हो बेस कैंप तक तो एटलीस्ट। हाँ बेस कैंप तक। लेकिन अगर मुझे फिजिकली बेस कैंप तक जा कर के आना हो तो मुझे कितनी ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए? मुझे कितना समय तक मेरे को ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए? सर अगर आप 1 साल फुल्ली प्रिपेयर करते हो, फुल्ली अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करते हो, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ मैं बेस कैंप जा सकता हूँ। ओके, बट बेस कैंप तक कोई बहुत ज़्यादा डेंजर होता है? बेस कैंप तक भी कोई डेथ के चांसेस या ऐसा कुछ होता है बेस कैंप तक? सर होता है, अगर आप प्रॉपर गाइड की बात नहीं सुनते हो, आपको जो भी प्रॉपर गाइडेंस देता है वो नहीं सुनते हो, तो चांसेस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 5360 मीटर्स की हाइट है, सब 17-18,000 फीट्स हाइट है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है वहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी ग्रीन जोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आइस, स्नो और रॉक, यही है। तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं, इसीलिए बॉडी को एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी किसी की बॉडी 3000-4000 मीटर्स की हाइट पे एक दिन में एक्लेमेटाइज नहीं होती। और पानी, बॉडी को हाइड्रेट करना भी प्रॉपर ज़रूरी है, इसलिए कि अगर पानी की अमाउंट हमारी बॉडी में प्रॉपर जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी कम होगी। अगर हम हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी, हेडेक होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार वापस भी आना पड़ता आधे रास्ते से काफ़ी सारे लोगों को। तो वो सब प्रॉपर गाइडेंस लेके ही जाना चाहिए, प्रॉपर अपनी बॉडी फिट हो तभी जाना चाहिए। हमारे साथ थे एक, उनकी डेथ बेस कैंप पे हुई थी। आप ही के ग्रुप में जो थे? हमारे ग्रुप में नहीं थे, वो दूसरे ग्रुप में थे, बट इंडियन थे। कितने का ग्रुप था आपका जो ग्रुप गया था? सर मेरा जो ग्रुप था वो 8 लोगों का ग्रुप था। 5 उसमें फॉरेनर्स थे। तो अब आप बेस कैंप पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है? 8 दिन लगते हैं टोटल बेस कैंप तक जाने में। हाँ जी सर। तो वो जो लुकला था वहाँ से आप बेस कैंप पहुँचे, 8 दिन की जर्नी रही। अब यहाँ से बेस कैंप पे सर सबसे पहले हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी पूजा सेरेमनी होती है। अच्छा। हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए पूजा सेरेमनी इक्विपमेंट्स की और हमारे लिए होती है। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन होता है। ट्रेनिंग सेशन में गाइड किया जाता है कि अगर क्रेवास को क्रॉस करना है तो लैडर, कैसे हम लोग लैडर पे चलेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है लैडर पे चलने की, अगर वॉल है तो वॉल पे कैसे कैसे हम लोग क्लाइंब करेंगे, इक्विपमेंट्स है तो इक्विपमेंट के साथ कैसे करेंगे। इक्विपमेंट अगर बाई चांस कभी गिर जाता है, हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है किसी रीज़न से, क्योंकि ग्लव्स पहने होते हैं, कई बार वो ग्रिप नहीं बन पाती, तो विदाउट इक्विपमेंट हम लोग कैसे क्लाइंब करेंगे, वो सब हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बेस कैंप पे। उसके अलावा आजू बाजू के जो टेरेन्स हैं उसमें ट्रैकिंग किए करके हमारी बॉडी को और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए एक्लेमेटाइजेशन करना होता है। उसके बाद रोटेशंस चालू होती हैं। बेस कैंप से कैंप 1 जाके वापस बेस कैंप आना है। रोटेशंस में हम कुछ हमारा जो स्टफ़, जो इक्विपमेंट्स है, वो जो हमें बेस कैंप पे कैंप 1 पे नहीं चाहिए, कैंप 2 पे चाहिए या कैंप 2 से आगे चाहिए, वो हम लोग कैंप 2 पे छोड़ के आते हैं। फर्स्ट रोटेशन में जाएंगे तो जो सामान हमें, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो बेस कैंप पे हमें नहीं यूज़ लगेंगे, ऊपर यूज़ लगेंगे, वो हम लेके जाते हैं और कैंप 1 पे जाके उन्हें छोड़ देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं, वापस बेस कैंप आते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर फिर भी कुछ इक्विपमेंट्स बच गए हैं जो हमें ऊपर चाहिए तो नेक्स्ट टाइम उनको कैरी करते हैं और वो बेस कैंप 1 लेके जाते हैं और फिर कैंप 1 पे दोनों को कंबाइन करके कैंप 2 पे लेके जाते हैं और कैंप 2 पे ड्रॉप करते हैं। क्योंकि जो फाइनल समिट पुश होता है उसमें हम लोग कैंप 1 पे स्टे नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेस कैंप से कैंप 2 जाते हैं। ओके। तो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो बेस कैंप 1 पे नहीं छोड़ने होते, वो कैंप 2 पे छोड़ने होते हैं। तो जो हम फर्स्ट और सेकेंड टाइम जाते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स कलेक्ट करके और सीधा कैंप 2 पे लेके जाने होते हैं, वो वहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं। और कैंप 3 तक सिर्फ हमारा बैग लेके
टच करके वापस आते हैं कैंप 3 को। कैंप 3 पे रुकते नहीं है। कैंप 3 की हाइट है 7100 मीटर्स, तो रोटेशन में कैंप 3 पे नहीं रुकते हैं। कैंप 3 टच किया, वापस कैंप 2 आते हैं, तो कैंप 2 पर 2 नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि 6500 मीटर्स है उसकी हाइट है। हाँ, 6100 मीटर कैंप 1 की हाइट है, कैंप 2 की हाइट है 6500 मीटर्स, कैंप 3 की हाइट है 7100 मीटर्स। हाँ, वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद कैंप 2 पे आते हैं। कैंप 2 पे 1 नाइट स्टे एक्स्ट्रा करते हैं, जिससे हमारी बॉडी 6500 के लिए फुल्ली रेडी हो जाए। हाँ, फिर वापस नीचे आते हैं और बॉडी को रिकवरी टाइम देते हैं, क्योंकि उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी तरीके से थक जाती है, तो उसको रिकवरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो रिकवरी टाइम हम लोग उसको देते हैं अराउंड 5 to 1 वीक, 5 days to 1 वीक का टाइम हम देते हैं। तो वो रिकवरी टाइम होता है। उसके बाद विंडो जब ओपन होती है, जब वेदर विंडो गवर्नमेंट उनको देती है, जो एजेंसी वाले हेड हैं उनको वेदर विंडो बताई जाती है कि ये डेज क्लियर है, उसके बाद हम लोगों को परमिट्स मिलते हैं कि अब हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। वहाँ से भी परमिट्स आएगा तो ही आप मूव करोगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अकॉर्डिंग टू वेदर हमें परमिट्स मिलते हैं, तो हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। फिर उसके बाद जो जर्नी रहती है वो 4 days की जर्नी रहती है। अभी तक कितने दिन खत्म हो गए? इसमें 1.5 month। 1.5 महीने से अभी तक आप ऊपर नीचे हो रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। सुविधाएं क्या रहती है जो कैंप्स होते हैं उनमें, क्या सुविधाएं रहती हैं? सर, सुविधाएं कोई नहीं होती हैं। बेस कैंप पे हमें दाल भात, जो नॉर्मल फ्रेश फूड है, वो मिलता है। सिर्फ एक ये ही सुविधा है। उसके अलावा टेंट में सोना है, स्लीपिंग बैग में ही सोना है, अपना खुद का लगेज खुद से कैरी करना है। अराउंड 12 to 15 kgs हमारे पास लगेज होता है, जो हम कैरी करके ऊपर लेके जाते हैं अपने साथ। सुविधाएं कोई नहीं रहती। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैंप 3 से हमें अपने साथ कैरी करना होता है, कैंप 3 तक। उसका वजन कितना हो जाता है फिर? और 12-15 तो आप ऑलरेडी लेके चल रहे हो, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और? सर, वहाँ से हम लोग जो एक हमने वजन उठाया था इक्विपमेंट्स का, वो पहन लेते हैं पूरे। डाउन सूट है वो पूरा पहन लिया हमने। उसके अलावा जो भी हमारे पास थर्मल्स है वो सब हम पहन लेते हैं। तो बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर और समिट ग्लव्स, समिट गॉगल्स, ऐसे करके कुछ चीज़ें हमारे बैग में होती हैं। तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का वेट अराउंड 6 to 7 kg होता है। तो 4 लीटर का सिलेंडर 4 लीटर ऑक्सीजन होती है, और उसके अलावा उसका वेट तो 6 to 7 kg का उसका वेट होता है। ओके। तो वो आगे कैरी करना होता है। तो वो फिर अब फाइनल जर्नी 4 दिन की समिट तक के लिए चालू होती है? हाँ जी, पहले जो बेस कैंप से जर्नी चालू होती है वो नाइट में चालू होती है, क्योंकि बेस कैंप से कैंप 1 का पूरा रीजन खुम्बो ग्लेशियर है। उसमें इतने सारे क्रेवासेस हैं और वो बहुत ही, उसको डेथ जोन बोला जाता है, बहुत ही रिस्की जोन है। वहाँ पे नाइट में टेम्परेचर स्टेबल होता है, ठंडा ज़्यादा होता है, तो आइस जो होती है वो हार्ड होती है। उसमें आइस का मेल्ट होकर टूटने के चांसेस नहीं होते। तो नाइट में चालू करके मॉर्निंग में कैंप 1 तक पहुँच जाओ, और उसके बाद आफ्टरनून तक कैंप 2 पहुँच जाओ। ओवरनाइट ट्रैकिंग करके, हाइकिंग करके हम लोग कैंप 1 पहुँचते हैं। कैंप 1 से सिर्फ कैंप 1 पे हमारा टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक मतलब वो लोग हॉट ड्रिंक देते हैं हमें, एनर्जी वहाँ पे ड्रिंक। लोग ऑलरेडी होते हैं जो ये सब मैनेज कर रहे होते हैं, या साथ में लेके चलते हैं? सर, अपना फूड हमें खुद कैरी करना होता है, तो ये- पैक्ड फूड। अच्छा, तो टी वगैरह भी पैक्ड है? टी नहीं होती सर। टी ब्रेक मतलब हमें एनर्जी ड्रिंक, हॉट ड्रिंक मिलती है। इतने ठंडे में ठंडी चीज़ें तो नहीं पी सकते, तो हॉट ड्रिंक मिलती है, और हॉट ड्रिंक को पीते हैं। साथ में या तो बिस्किट होते हैं, लगभग बिस्किट ही होते हैं, वो लेके एनर्जी लेके, अगर बिस्किट नहीं खाने हैं तो खुद से जो अपने पास चॉकलेट्स कैरी किए वो खा के एनर्जी गेन करके फिर हम लोग कैंप 2 के लिए रवाना होते हैं। कैंप 2 की जो जर्नी है, कैंप 1 से कैंप 2 की जर्नी, वो बहुत रिस्की इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हिडन क्रेवासेस है। अगर क्रेवास खुला है, जो खाई है 2 बर्फ़ की दीवारों के बीच की, अगर वो खुली है तो हमें दिखेगी, हम उसको कूद के जा सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं वो सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो हिडन है, नीचे दिख नहीं रहा,
तो बहुत रिस्की है। कई बार वो हमारे चलते चलते हुए खुल जाता है। हमारे आगे एक शेरपा चल रहे थे दूसरी टीम के, वो क्रेवास में गिर गए थे। ओहो, देन तो वो फिर रूट पूरा चेंज करना पड़ा। वो ज़्यादा गहरा नहीं था क्रेवास, इसलिए उनको तुरंत रेस्क्यू किया। बाकी मेंबर्स ने मिलके और जो गाइड्स हैं उन लोगों ने मिलके उनको रेस्क्यू किया, बाहर निकाला और उनको इंजरी नहीं हुई थी। तो वहाँ से फिर दूसरा रूट फाइंड किया और दूसरे रूट से फिर कैंप 2 पहुँचे। ओके, कैंप 2 से कैंप 3 की जर्नी पूरा स्लोप वाली आती है। मैक्सिमम वॉल्स क्लाइंब करनी होती है और उसमें रॉक फॉल्स भी होते हैं। ऊपर एक येलो बैंड है, पूरी रॉक की पूरी वॉल है। वहाँ से रॉक फॉल्स जो होते हैं डायरेक्ट वो वहाँ पे उस वॉल पे आते हैं, जो हमें कैंप 2 से कैंप 3 के बीच में क्लाइंब करनी होती है। तो बहुत देख के चलना होता है, बहुत ध्यान दे के चलना होता है। अगर कोई भी पर्सन देख लेता है कि रॉक ऊपर से आ रहा है, आवाज़ भी सुनाई देती है, तो ऊपर से ही शाउट करना होता है, रॉक फॉल, अलर्ट हो जाओ। तो सब लोग ऊपर देख के रॉक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी साइड में सब लोग मूव कर जाते ताकि किसी को इंजरी ना हो। कैंप 3 जहाँ पे सेटअप किया जाता है वो पूरा टेरेन ही एलिवेशन में, 30 डिग्री के एलिवेशन में ही पूरा टेरेन है। अच्छा, वहाँ पे पहले स्नो को और आइस को थोड़ा सा बीट करके और काट के निकाल के लगभग फ्लैट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके ऊपर टेंट पिच किए जाते हैं। टेंट के बाहर एक और पिच किया जाता है जिसमें हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए उसको पिच करते हैं। अगर हम टेंट से बाहर निकल रहे हैं और ध्यान नहीं दिया, नीचे स्लोप है तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो हमने जो सेफ्टी एंकर अपने वेस्ट पे लगाया होता है उसको हम लोग उस एंकर में लगाते हैं ताकि हम लोग गिरे तो वो एंकर हमें प्रोटेक्ट कर ले सेफ्टी के लिए। तो कैंप 3 यहाँ पे लगाया जाता है। कैंप 3 से आगे की जो जर्नी है वो बहुत कंटिन्यूएशन में आती है, उसमें हमें ब्रेक नहीं मिलता। कैंप 3 से निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 या 5:30, पूरी टीम निकलती है साथ में। उसके बाद रास्ते का टेरेन स्टीप तो आता ही है जैसे जैसे, क्योंकि 7,100 मीटर से 7,900 मीटर जाना है, 800 मीटर्स का एलिवेशन गेन करना है पूरा। तो स्टीप काफ़ी टेरेन आता है, लेकिन एक एरिया आता है येलो बैंड जो पूरा रॉकी वॉल है, रॉकी पैच है, रॉकी वॉल है। उस रॉकी पैच को क्लाइंब करना स्पाइक्स के साथ, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं, जो शूज़ के नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं उसको क्रैम्पॉन्स बोलते हैं, उसके साथ क्लाइंब करना बहुत टफ होता है क्योंकि वो स्पाइक्स आइस में तो अच्छे से लग जाते हैं और ग्रिप बन जाती है, लेकिन रॉक पे वो ग्रिप नहीं बनती। रॉक कई बार उसकी वजह से टूट भी जाता है और स्लिप बहुत होते हैं वो रॉक, तो इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं। बहुत सेफली उसको क्लाइंब करना होता है। कैंप 4 पहुंचते हैं लगभग, मैं पहुंची थी 4 साढ़े 4 बजे। पहुंच के 2-2.5 घंटे का रेस्ट लिया। 2-2.5 घंटे के ब्रेक में पानी पीते हैं, एनर्जी लेते हैं। मैंने एनर्जी ली थी चॉकलेट से। अदर सोर्स होता है सूप या पैक्ड जो फूड होता है, पैक्ड फूड, इंस्टेंट कोक वाला फूड, इसमें हॉट वाटर डाला और वो इंस्टेंट कुक हो गया। वो हमें कैरी करना होता है, वो जो भी हमें पसंद है वो चीज़ हम कैरी करते हैं। तो वो कैरी, जो भी आपको लगता है कि अभी इस टाइम पे मुझे ये खाने से एनर्जी इंस्टेंट मिलेगी, वो खा के। मैंने चॉकलेट खाई थी और पानी पिया था। 6:30 बजे के आसपास मैं कैंप 4 से ऊपर के लिए माउंट एवरेस्ट के समिट के लिए निकली थी मेरे शेरपा के साथ। कैंप 4 से आगे की जो जर्नी होती है वो पूरी टीम एक साथ नहीं करती, क्योंकि कैंप 3 से आगे कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, जैसे कैंप 3 से कैंप 4 की जर्नी में वेदर बहुत ख़राब हो गया था, 0 विजिबिलिटी हो गई थी, कुछ दिख नहीं रहा था आगे का, तो कुछ लोगों की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और कुछ लोगों की स्पीड स्लो है, वो आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं एज़ पर टाइम, तो उनको गाइडेंस मिलती है कि वापस कैंप 3 आ जाओ और नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करो। तो टीम के कुछ मेंबर्स उसमें पीछे रह गए थे। कुछ लोग पहले, 1-2 लोग पहले मेरी टीम के मेंबर्स इंजर्ड हो गए थे। तो 8 में से हम 6 कैंप 3 तक साथ में थे। 6 में से ऊपर पहुंचते पहुंचते हम 5 बजे थे कैंप 4 पहुंचते पहुंचते। कैंप 4 से मैंने मेरी जर्नी थोड़ा अर्ली शुरू कर दी थी बाकी टीम मेंबर्स के कंपैरिजन में, ताकि बीच में मुझे ट्रैफिक, जो ट्रैकर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनका ट्रैफिक बीच में ना मिले। काफ़ी सारे टेरेन्स बहुत नैरो आते हैं, वहाँ पे हम ओवरटेक एक दूसरे को नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें
जो आगे वाला जिस स्पीड पे चल रहा है, जिस पेस पे चल रहा है, उसी पेस पे हमें आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे टेरेंस में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आगे वाला बहुत स्लो चल रहा है तो हम लोग ओवरटेक भी नहीं कर सकते, और उसी की स्पीड पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अर्ली शुरू किया था। समिट के लिए सीधा आपने हाँ, 6:30 4 पे से सीधा समिट पे अब रुकेंगे आप? हाँ, तो बीच में सिर्फ 2-2.5 घंटे का रेस्ट मिला। उसके बाद समिट पुश के लिए निकल गए। समिट पुश में इतने चैलेंजेस आते हैं सर कि एक तो 8000 मीटर क्रॉस हो गया तो फुल डेथ जोन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल ओनली 20% है, एयर प्रेशर बहुत कम है, ऑक्सीजन मास्क लगा के ही चलना है। दूसरा कि एक स्टेप आता है हिलरी स्टेप, वो इतना रिस्की है कि दोनों साइड खाई है, इतने डीप है कि वो खाई जैसा ही दिखता है। इट्स मतलब इनविजिबल, नीचे क्या है वो हमें नहीं दिखता ऐसा। तो ऐसी टेरेंस आती है, फिर डेड बॉडीज आती हैं जिन्हें हमें क्रॉस करके जाना होता है। कई बार काफ़ी लोग वहाँ से बैकआउट भी करते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडीज देख करके एक अजीब सा एक्सपीरियंस आता होगा कि क्या है ये। सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने पहले जो क्लाइम्स किए थे उसमें ऐसा कभी फेस नहीं किया था। बुक्स जो थी वो मैंने पढ़ी थी, बुक्स में पढ़ा था कि डेड बॉडीज़ हैं ऊपर, मूवीज़ भी देखी थी माउंटेन्स की, तो उसमें भी देखा था कि डेड बॉडीज़ आती हैं। लेकिन जब मैं खुद वहाँ पहुँची थी उस मोमेंट पे, तो मैं खुद भी 2 मिनट के लिए तो फ्रीज़ हो गई थी, ये क्या है, क्या करना चाहिए आगे। उसके बाद जो मेरा ड्रीम था उसको मैंने प्रायोरिटी मेरे ड्रीम को दी कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे पास सपोर्ट किया था मेरे साथ मेरे को आगे बढ़ने के लिए। तो उन लोगों की उम्मीदें थी वो सब भी पूरी करनी थी, मेरा खुद का ड्रीम भी था उसको भी पूरा करना था। तो मैं आगे बढ़ी और फाइनली सुबह 17 मई 2023 को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मैं पहुंची थी। क्या बात है, क्या फीलिंग रहती है वहाँ पे जब आप उस टॉप पे पहुँच जाते हो और देखते हो वहाँ पे क्या अंदर चल रहा होता है, कुछ क्या कन्वर्सेशन होता है, क्या इमोशन होता है? सर वो जो व्यू था वो इतना ब्यूटीफुल था, इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी वहाँ पहुँचने की। पर फिर भी सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वहाँ पहुँच के कि महादेव को शुक्रिया अदा किया कि भगवान आपने मुझे सेफली यहाँ तक पहुँचा दिया, कोई भी तकलीफ़ें मुझे नहीं पड़ी रास्ते में पूरे ट्रैक में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। उसके बाद अपना जो इंडियन फ्लैग था वो लहराया मैंने वहाँ पे। क्या बात है, बहुत प्राउड मोमेंट वो मेरे लिए था कि बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे पहुँच पाते हैं, तो उनमें से मैं एक हूँ और अपना इंडियन फ्लैग वहाँ लहरा रही हूँ, तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। लगभग कितने 500 करीब लोग ही हैं पूरी जनसंख्या में जो आज तक टॉप समिट तक पहुँचे? इंडिया की जनसंख्या में 544 लोग हैं। 1953 जब से लेकर फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइम हुआ था तब से लेके 2023 लास्ट जो अभी इस सीज़न में अभी इस साल क्लाइम नहीं हुआ है वो मई में होगा, तो 2023 तक जो क्लाइम हुए हैं वो 544 लोग ही हैं। क्या बात है, उसमें से एक आप भी हैं जिन्होंने जाकर के देश का झंडा लहराया। क्या बात है। एक और इंसिडेंस रिटर्न में आपके साथ में हुआ जहाँ पे आपको ये फ्रोस्ट बाइट हुआ और आपको अपनी उंगलियां खो देनी पड़ी, फिंगर्स को। सो वो इंसिडेंस अगर आप शॉर्ट में बता सकें तो हाउ इट हैपेंड? सर जब मैं डिसेंड कर रही थी तो जो मैंने बताया हिलरी स्टेप वो सबसे डेंजरस और डेडलीस्ट है। ओके। तो वो ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों साइड 8000 मीटर डीप, अभी उसको हिंदी में बोले तो खाई है और इंग्लिश में बोले मतलब माउंटेनियरिंग की लैंग्वेज में बोले तो क्रेवास है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं दिखता है। तो दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इतना नैरो रिज है वो, ऐसे नाइफ जैसा रिज है जिसपे हम दोनों पाँव को पैरेलली रख के भी नहीं खड़े हो सकते, आगे पीछे रख के ही खड़ा होना पड़ता है। ओहो, तो बैलेंसिंग कैसे होती है? लोग गिरते नहीं है उसमें? सर उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क डिसेंट में डेथ का वहाँ पे होता है। तो जाते समय भी तो होता होगा, जाते समय नहीं होता ये? सर जाते समय हमारे पास एक इक्विपमेंट है जुमार, जो अगर हमने उसको आगे पुश किया तो उसके बाद वो पीछे नहीं आएगा, वो रोप में उसके टिप्स जो है वो अटक जाते हैं तो वो उसको पीछे नहीं आने देते।
फिर हम उसको आगे ही पुश करेंगे। जहाँ पे उसको निकालना है तो पूरा खोल के फिर निकालना पड़ता है। तो वैसा एक इक्विपमेंट है जो हमें बचा लेता है। इंसिडेंट होते हैं बट एज कंपेयर डिसेंड असेंड में कम होते हैं। ओके। वहाँ पे जब मैं उतर रही थी तो हिलेरी स्टेप पे मुझे 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ा, क्योंकि क्लाइंबर्स जो थे उनका एक क्लाइंबर्स की लाइन बन गई थी वहाँ पे काफ़ी लंबी। उनको मुझे प्रायोरिटी देनी थी क्योंकि मेरा सबमिट हो चुका था, मेरा ड्रीम अचीव हो चुका था, और उन लोगों के भी ड्रीम्स थे। उन लोगों के ड्रीम्स को मैं, मेरी वजह से उन लोगों की एनर्जी लॉस वहाँ पे हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं वहाँ 2.5 घंटे खड़ी रही, और उन लोगों, जब वो सारे क्लाइंबर्स क्रॉस कर गए उसके बाद मैं नीचे आई, तो वो 2.5 घंटे की ड्यूरेशन में वेदर बहुत ख़राब हो गया था। वेदर ख़राब, विंड्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी। 45-50 किलोमीटर्स की विंड जो थी वो चल रही थी। इतनी हाई विंड्स जब होती है तो खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। जब मूवमेंट में बॉडी होती है तो बॉडी हीट अप रहती है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं तो बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है और उसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जहाँ कुछ ही एरिया से जहाँ से हमें ठंड लगना शुरू होती है, या तो हाथों के टिप्स से या पाँव के टिप्स से या नोज़ से, ऐसे कान से, तो ये सब चीज़ों से हमें ठंडी लगना शुरू होती है। नोज़ हमारा ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन मास्क से ढका हुआ होता है, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो हीट अप ही रहता है क्योंकि हमारी ब्रीथ से वो हीट रहता है। कान हम लोगों ने कवर किए होते हैं पूरे अच्छे से। हाथ भी 3 लेयर ग्लव्स पहने थे, पहले थर्मल, उसके ऊपर थोड़ा मोटे वाला, फिर उसके बाद समिट ग्लव्स। 3 लेयर ग्लव्स पहना था, फिर भी हाथों में इतनी ठंडी लगी और फ्रॉस्ट बाइट हो गया। इतनी हाई विंड्स थी। मेरे समिट गॉगल्स और टॉर्च, हेड टॉर्च जो हम लोग पहन के जाते हैं क्योंकि ओवरनाइट हमें क्लाइंब करना होता है, तो आगे का देखने के लिए टॉर्च तो चाहिए। तो वो जो टॉर्च पहनी थी, समिट गॉगल्स पहने थे, इतनी हाई विंड्स में वो सब कुछ उड़ गया था। तो आइज में भी प्रॉब्लम हो सकती थी आपके? आइज में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ गॉगल्स थे, अच्छा। उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ गॉगल्स थे, तो क्योंकि आइस में जैसे ही उजाला होता है उसके बाद तो स्नो ब्लाइंडनेस, अगर आपने स्नो में गॉगल्स नहीं पहने तो स्नो पोलराइज्ड होने चाहिए, वो भी हाईली पोलराइज्ड, तो वैसे गॉगल्स लेके जाने होते हैं। अगर वो नहीं पहने तो स्नो ब्लाइंडनेस तुरंत हो जाती है। तो फिर ये फ्रॉस्ट बाइट हुआ तो फिर नीचे आकर के आपको? सर उस टाइम पे मुझे नहीं पता लगा कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ, क्योंकि मेरे हाथ जब थोड़ा ठंडा लगता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली भी जब हम ठंडे में जाते हैं, ठंडा लगता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हाथों को गर्म करने के लिए बीट करेंगे, रब करेंगे, और किया तो उसके बाद हाथ नम हो गए थे क्योंकि -60 टेम्परेचर था वहाँ पे। तो इतने लो टेम्परेचर में फील नहीं हुआ। जैसे जैसे डिसेंड किया, कैंप 4 पहुँची तो एकदम स्लाइट पेन जैसा हुआ। वहाँ से मुझे दूसरा एक पीक था वो क्लाइंब करना था, माउंट लोत्से, वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है, 8516 मीटर्स उसकी हाइट है। वो कैंप 4 से ही मुझे क्लाइंब करना था। लेकिन जब मुझे थोड़ा पेन फील हुआ तो मैंने ही मेरे गाइड को बोला कि हम थोड़ा डिसेंड करते हैं, एनर्जी वहाँ से लेते हैं, फिर वापस ऊपर आके फिर माउंट लोत्से क्लाइंब करेंगे। ये जर्नी कंटिन्यूएशन में रहती है सर, कैंप 3 से कैंप 4, कैंप 4 से समिट, और समिट से वापस कैंप 4। ये मोर देन 24 आवर्स की जर्नी है, मगर लगातार चलती है, कंटिन्यू चलना होता है। 36 आवर्स की जर्नी हो जाती है लगभग, तो 36 आवर कंटिन्यूस चलना ही है। कैंप 4 पे थोड़ा रेस्ट किया, फिर कैंप 3, कैंप 2 आए तो पेन बढ़ना शुरू हुआ। जब मैंने ग्लव्स निकाल के देखा तो फिंगर्स मेरी रेड होना शुरू हो गई थी। जब मैंने वहाँ पे बताया तो पता लगा कि फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। तो जान बची तो लाखों पाए, ये जो मुहावरा है। दूसरा है कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो और ये सच्चाई भी है कि अगर हमारी लाइफ होगी, हम जिंदा हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं, तो हम दोबारा माउंटेन्स में जा सकते हैं। माउंटेन्स कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। तो वहाँ से मैंने कैंप 2 पहुँचने के बाद जब मुझे ज़्यादा पेन हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि अभी डिसेंड करना है, वापस नहीं जाना है। मेरा एक्सपीडिशन वहीं पे पूरा किया और बेस कैंप आई। बेस कैंप आने के बाद बाय हेलीकॉप्टर काठमांडू, और काठमांडू में हॉस्पिटल। तो ये इतना इंसिडेंस हुआ सब, उसके बाद कभी लगा कि कुछ रिग्रेट हुआ कि उंगलियां खो दी हैं, और या अभी भी वापस तैयार हो? सर मैं पूरी तरह वापस तैयार हूँ,
मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि जो अचीवमेंट है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, और मेरे से ज़्यादा हाई लेवल पे काफ़ी लोगों को हुआ था, तो मेरे को बहुत लो लेवल पे हुआ था। तो अभी आपको अगर कोई और माउंटेन चढ़नी हो तो विल दे अलाउ यू? हाँ, लेकिन अभी अगर मुझे रिसेंटली अगर कहीं जाना हो तो इसमें थोड़ी सेंसिटिविटी जो नॉर्मली बाकी सबको हाथों में होती है उससे ज़्यादा हाई है, कि ठंडा जो अभी जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री ज़्यादा मुझे फील होगा, और गर्म भी 2 से 3 ज़्यादा मुझे फील होगा इसमें। ओके ओके। तो वो सेंसिटिविटी के लिए मुझे 1 साल इसको, मतलब अराउंड 1 ईयर उसको रेस्ट देना है मेरे हाथों को। उसके बाद अगेन यू कैन स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट। और अब तो आप कुछ नया ही कारनामा करने वाले हो कि साइकिल पे लंदन जाने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या नया आपने खतरा मोल लिया है? सर, अभी तक किसी भी लड़की ने ऐसा कुछ चैलेंज लेने का सोचा नहीं होगा। मैंने ऐसा चैलेंज लेने का सोचा क्योंकि मैं अपना जो इंडियन फ्लैग है वो हर एक कंट्री में ले जाना चाहती हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ले जाना चाहती हूँ। अभी पूरे वर्ल्ड में वॉर का माहौल चल रहा है, तो पीस और एमिटी में जो मेरा स्लोगन है वो पीस एंड एमिटी है। सब जगह शांति हो, जी। ऐसा मैं सब जगह फैलाना चाहती हूँ कि शांति रखनी चाहिए। अपने कंट्री से लेके दूसरी कंट्रीज में सब जगह वॉर का भी माहौल है। तो एक तरीके से एक पीस राइड आप करने वाले हो कि पीस को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ौदा से आप चलेंगे साइकिल पे हाँ जी सर। और लंदन तक जाएंगे। हाँ जी सर। कितना हज़ार रहेगा ये किलोमीटर, कितने सर दिन? 15,000 प्लस किलोमीटर्स रहे। 15,000 प्लस। और कितने दिन की जर्नी रहेगी? सर 200 प्लस डेज की जर्नी रहेगी। और कब से शुरू कर रहे हो? 21 ऑफ जून से स्टार्ट करने का फाइनलाइज किया। क्या बात है। इस पूरे माउंट एवरेस्ट के एपिसोड से और इस जर्नी से क्या इम्पोर्टेंट लेसन आपको लाइफ के मिले हैं जो आप दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? सर, मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करें तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। एक काफ़ी लोग डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, या मैं कैसे करूँ, मुझे कोई गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस ढूंढनी पड़ती है। हमारे घर पे बैठे हुए कोई हमें आके गाइड नहीं करता। सो ट्रू। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी मेरी फैमिली से काफ़ी टाइम तक दूर रहना, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी क्योंकि प्रैक्टिस में होती थी, तैयारियां कर रही होती थी, कभी कोर्स में हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, पार्टीज़ नहीं कर पाती थी, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी कम हो गई थी। वो सब चीज़ें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। काफ़ी सारे बलिदान किए हैं तब जाकर के भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लहराया आपने। हाँ सर, क्योंकि कोई भी फील्ड हो उसका एक पीक पॉइंट होता है। हर किसी को अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंचना होता है। मेरी फील्ड का माउंट एवरेस्ट है, हर किसी की फील्ड का माउंट एवरेस्ट अलग होता है, लेकिन उसको पाना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच लो और उसके लिए पूरा एक सही डायरेक्शन में वर्क करो तो आप उसको पा सकते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, आप पा सकते। बहुत बढ़िया निशा, काफ़ी अच्छी बातें आपने शेयर करी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इस एक्सपीरियंस को बताया। एंड नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। एक शॉर्ट रैपिड फायर अब हम लेंगे। यस सर। माउंटेन्स या रोड, ज़्यादा पीस कहाँ पे मिलता है? माउंटेन्स। म्यूजिक या साइलेंस, राइड से पहले क्या प्रेफर करती हो? साइलेंस। टफ टाइम मंत्रा? माँ मृत्युंजय मंत्र। तुझे माउंट एवरेस्ट में तो बहुत ज़रूरत पड़ी होगी उसकी। पूरा कैंप 4 से लेके टॉप तक मैंने वही किया। एवरेस्ट के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? अभी लोगों के माइंड में यही है कि कोई भी क्लाइंब कर सकता है, पैसा अगर हम देते हैं तो बहुत इजी है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। जितना ज़्यादा पैसा दो उतने आप शेरपास हायर कर सकते हो, शेरपास हायर कर सकते हो तो आप इजीली क्लाइंब कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी लोगों के मन में चल रही है। तो ये जो कई लोग हेलीकॉप्टर से पूरा ऊपर जाते हैं, व्यू देख के आते हैं, व्हाट इज दैट देन? सर, वो हेलीकॉप्टर से सिर्फ व्यू दिखाते हैं। वो 30,000 फीट अबव हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है, सिर्फ आपको व्यू दिखाते हैं। उतरते नहीं हो आप समिट पे? सर, मैं आपको बता रही हूँ 7,100 मीटर की हाइट पे भी
हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, तो वो लैंड नहीं करता है, बस आपको ऊपर से सिर्फ एक घुमा के चक्कर लगवाता है। ठीक है। हाइट्स या डेप्थ, क्या ज़्यादा स्केयर करता है? डेप्थ। कभी लगा कि वापस नहीं जा पाओगे पूरी जर्नी में? सर माउंट मनालसू में जब थे तो कैंप 3 से ऊपर भी एवलांचेस आ रहे थे, कैंप 3 से नीचे भी एवलांचेस आ रहे थे, ऊपर भी हमारे मैंने आपको बताया कि हमसे आगे जो टीम जा रही थी वो एवलांच में फंस गई थी, 2 शेरपास की डेथ हुई। नीचे भी जो एवलांच जा रहे थे उसमें भी एक शेरपा क्रिवास में गिर गए थे, इवन उनकी डेड बॉडी को तो ढूंढने में भी 2 दिन लगे थे। तो ऐसी कंडीशन थी। हम लोग, मैं कैंप 3 पे 7000 मीटर्स की हाइट पे 3 दिन स्टे किया, 3 नाइट्स मैंने वहाँ स्टे की। उसके बाद फाइनली डिसाइड किया कि अब जो होगा देखा जाएगा, बट डिसेंड करना है बेस कैंप पे, और वेदर बहुत वर्स्ट होता चला जा रहा है, यहाँ पे रुके तो इट्स वेरी टफ। तो एवलांच आएगा नहीं आएगा सब हमारी किस्मत पे है, भगवान का नाम लिया और डिसेंड करना शुरू किया। काफ़ी स्कैरी सिचुएशन रही होगी। फिजिकल चैलेंज कब मेंटल चैलेंज बन जाता है? फिजिकल चैलेंज मेंटल चैलेंज तब बनता है सर, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यू 36 आवर्स तक चलना है। तो ऐसे में एक टाइम ऐसा आता है जब आप पूरी तरह थक चुके होते हो, आपकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे देती है कि अब मुझसे नहीं होगा आगे। वहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। कभी माउंटेन्स में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है? सर मैंने नॉर्मली, जैसे माउंटेन्स में हम लोग क्लाउड्स को वॉच करते हैं, क्लाउड्स में डिफरेंट फेसेस वो सब देखते हैं। तो एक बार मैंने, आई थिंक मेरे पास बहुत पहले का एक एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने पूरा एक गणेश जी का पूरा ऐसा क्लाउड फॉर्मेशन ऐसा देखा था कि पूरा गणेश जी उसमें बने हुए। कौन सा एनिमल मिलने से सबसे ज़्यादा डरते हो ड्यूरिंग योर एडवेंचर्स? स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक हो वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स नहीं आते। स्नो लेपर्ड ऐसे जोन में आते हैं जहाँ पे साइलेंस होता है। बड़ी क्लाइंब या राइड से पहले सक्सेस की कल्पना कैसे करते हो? सर जो ड्रीम होता है उसके रिगार्डिंग जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। माउंट एवरेस्ट जाने से पहले मैंने माउंट एवरेस्ट के बहुत सारे ड्रीम में ही मुझे माउंट एवरेस्ट बहुत बार आया था, तो वो चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा मोमेंट है जब तुमने अनलिमिटेड फील किया हो? व्हेन यू फेल्ट अनलिमिटेड? एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, समिट पे भारत का Summit झंडा पे। लहराते हुए। क्योंकि व्यू इतना प्यारा था, एक साइड सनराइज हो रहा था, दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ टॉप से नीचे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, और माउंट एवरेस्ट से जो छोटी पीक्स हैं उनके सिर्फ ऊपर के टॉप ऐसे शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सनराइज, क्लाउड्स और छोटे छोटे माउंटेन्स। क्या बात है।